हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीर प्रताप सिंह। दोस्तों, हम यहाँ पे एनसीईआरटी स्टार्ट किया हुआ है, जो कि अभी इसकी 7 क्लासें हो गई हैं, मीन्स 7 पार्ट आप पहले से हम करा चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आज अगला 8वां पार्ट है एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ टेट रेडियंट एकेडमी पर सिर्फ टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बात की जाती है और वहाँ पे यहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं एनसीईआरटी रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है बिहार के बारे में। बिहार में जो एक मधुबनी चित्रकला है, जो कि सीटेट में काफी बार आ चुका है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ये मधुबनी चित्रकला क्या होती है दोस्तों, कि इसमें सब नेचुरल कलर होते हैं, जैसे कि चावल का पाउडर होता है, हल्दी पाउडर होता है, फूल, पेड़ों के रंग, इन सब से ये मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। और इसमें ज्यादातर इंसानों और पेड़, फूल, पक्षी, है ना, मछलियों के चित्र बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है, जहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और यह चित्र पिसे हुए चावल एक के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो चावल होते हैं उनके पीस कर उसमें रंग मिला के बनाए जाते हैं। और जो रंग होते हैं वो नेचुरल रंग होते हैं। जैसे इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है। इसका नाम इस जिले के नाम से पड़ा है। बिहार का जिला जो मधुबनी है, वहां उस चित्रकारी भी उसकी जिले के नाम से पड़ गई है, मधुबनी। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, तो आप बता सकते हैं बिहार की। अगला है आपका मनाली के बारे में। यहाँ पे लिया है, एक दो पॉइंट है। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यह घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। क्वेश्चन आता है कि मनाली में जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं, आप बता सकते हैं पत्थरों के और लकड़ी के। और इनकी छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं, जिससे कि इस पे बर्फ वगैरह पड़ने पर ये नीचे गिर सकते हैं या नीचे स्लिप होकर नीचे आ जाए, जिससे छत पर बर्फ ना बनी रहे। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में है। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, और वो भी जो आपके सीटेट में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। दोस्तों, आपको सभी को मालूम है इत्र नगरी किसको बोला जाता है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को। इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर फूलों और इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कहाँ पर? कन्नौज जिले में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। और जो कथक नृत्य है वो उत्तर भारत का, या हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कौन सा? कथक। इसमें भाव मुद्रा द्वारा अपने प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में जो चमोली है, वहां पर इतने फूल खिलते हैं कि ये लगता है कि इस पहाड़ों पर कोई रंग बिरंगी चादर बिछा दी गई हो। तो उत्तराखंड में पहाड़ों में सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, और यहाँ कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इन घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते खिलते हैं। तो ये दोस्तों जो भी फूल हैं वो कुछ समय के लिए ही खुलते हैं। जब ये सारे फूल खिलते हैं तो यहाँ इतना सुंदर लगता है कि उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। अगला देखेंगे अब्बू धाबी के बारे में। दोस्तों, ये एक रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल वगैरह निकाला जाता है इसके जमीन से, नीचे से। यहाँ पे पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है या मिलता है। अगला देखेंगे, यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये ध्यान रखना। अब्बू धाबी की जो भाषा है वो अरबी है। यहाँ पानी बहुत कम कीमती है, बहुत कीमती है, सॉरी, बहुत कम नहीं, बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदी, झीलें या तालाब है। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ रेतीली जमीनों के नीचे तेल निकलता है, ना कि पानी। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अब्बू धाबी की जो करेंसी है वो दिरहम है। तो दिरहम क्या है? अब्बू धाबी की करेंसी। जैसे कि भारत में रुपया चलता है, वैसे अब्बू धाबी में दिरहम चलता है। अब्बू धाबी में रेत के पहाड़
या रेत के टीले दिखाई जाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये हवा चलने पर एक जगह से दूसरी जगह टीले बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे दोस्तों लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है, अक्सर मैंने देखा है कि हर एग्जाम मतलब सीटेट के हर एग्जाम में आया हुआ है। तो ये दोस्तों एमपी टेट और सीटेट मिलता जुलता है, सिलेबस एक ही है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। किसको? लद्दाख को। तो ये आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती हैं। छत और जो फर्श होते हैं वो कैसे होती हैं? लकड़ी की होती हैं। ये 2 मंजिल भी होते हैं और नीचे वाली मंजिल में खिड़की नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है? दरवाजा होता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ कम बारिश होती है और यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इतनी सर्दी होती है। सर्दी ज्यादा होने के कारण यहाँ की जो वनस्पति होती है वो नष्ट हो जाती है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती हैं। घर पत्थरों का होता है और दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। किस पर? दीवालों पर। लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवर को रखा जाता है, नीचे वाला जो फ्लोर होता है जानवर, ऊपर जो होते हैं वो इंसान रहते हैं उसमें, मीन्स लोग बाग जो घर के सदस्य होते हैं वो रहते हैं। जब लेकिन सर्दी पड़ती है तब सर्दी पड़ने पर ऊपर कोई जगह खाली करके नीचे ही सारे लोग ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में कोई विंडो नहीं होती है, मतलब खिड़की कोई भी नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल सुखाकर सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दियों में वहां पे कोई भी फसल नहीं होती है, जो गर्मियों में अपना इतना इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनकी सर्दियां कट जाएं। उनको सुखा कर रख लेते हैं, सुखाने से क्या होता है? चीजें खराब नहीं होती हैं, तो उनको काफी लंबे टाइम तक उनका यूज करते रहते हैं। लद्दाख क्षेत्र में भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख जो क्षेत्र है वह भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वो मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर? लद्दाख के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। कारगिल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सुना भी होगा। तो श्रीनगर से जब लद्दाख जाते हैं तो रास्ते में कौन सा पड़ता है? कारगिल पड़ता है। यह संकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन के टेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि वो हवा जो होती है उसको रोक सके। नायलॉन के टेंट से क्या होती है? जो ठंडी हवा चलती है बहुत ही स्पीड से चलती है, तो उससे वो रोक सके जिससे सर्दी से बचा जा सके। लद्दाख में झूले झूले का मतलब होता है वेलकम। वेलकम का मतलब स्वागत है। ट्रॉली, लकड़ी के बना झूला का इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नदी को पार करने के लिए एक ट्रॉली नुमा तार में बनी रहती है जो नदी के एक छोर से दूसरे छोर पे उससे पहुंच सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रॉली का प्रयोग स्कूल जाने के लिए किस जगह के बच्चे करते हैं, तो ट्रॉली का यूज कौन करते हैं? लद्दाख क्षेत्र के बच्चे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि चांगथांग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। चांगथांग है कहाँ और ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। चांगथांग पश्चिम और तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। कहाँ पर? तिब्बत और आपके कहाँ पर है? भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। भारत एरिया में और तिब्बत एरिया में ये फैला हुआ है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? 5000। यहाँ पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ चांगपा नामक की प्रजाति है। कौन सी? चांगपा प्रजाति पाई जाती है आदिवासियों की, और जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं, ये ध्यान रखना है। रेबो क्या है? रेबो एक टेंट है और वो कौन लोग यूज करते हैं? चांगपा लोग यूज करते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हों। चांगथांग का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर कम लोग
रहते हो। रेवो का मतलब तो जानते ही है क्या होता है, टेंट है। और जहाँ ये अपना टेंट लगाते हैं उसके पास में एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। उस लेखे में क्या करते हैं ये लोग, वहां पर जानवरों को बांधते हैं या जानवरों को वहां पे बंद करते हैं, जहां ये अपने बकरी या भेड़ों को रखते हैं। और वो लेखा जो होती है उसको दीवालों, पत्थर की दीवार से बनाए रहते हैं जिसके अंदर वो अपने जानवर कर देते हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक साइन बनाता है, एक चिन्ह बनाता है जिससे वो उसको काउंट कर सकें या दूसरे ग्रुप में वो ना मिल सके। औरतें और छोटी बच्चियां या बच्चे चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनते भी हैं कि अपने जानवर पूरे हैं कि कम हैं। तो यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे उनकी बकरियों के जो बाल होते हैं वो घने और मुलायम हो जाते हैं। जैसे देखा होगा विश्व प्रसिद्ध एक पश्मीना शॉल जो मिलती है, इतनी गर्म होती है, बहुत ही गर्म होती है। पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरी के बालों से बनती है। ये दोस्तों पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल किससे बनती है, बकरी के बालों से, भेड़ के बालों से? तो ध्यान रखना ये भेड़ के बालों से नहीं बनती है, बकरी के बालों से बनती है। जिस बकरी की मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर वह बकरी रहती हैं, जिससे उनके बाल मुलायम रहते हैं और घने रहते हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट कोट होता है। उनके जो बाल होते हैं वो कैसे रहते हैं, उनको गर्म रखने के काम आते हैं। जैसी गर्मी आती है तो उनके बाल गिर जाते हैं या गिरा देते हैं, या ये कह लो कि उनके बाल निकाल लिए जाते हैं, जिसका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। तो ध्यान रखना है कि पश्मीना शॉल जो है उसके बारे में भी और देख लेते हैं। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बालों के बराबर एक बाल होता है। यह शॉल हाथ से बनाई जाती है, लगभग 250 घंटे बुनाई के बाद ये एक प्लेन शॉल बनती है। ये तो डिजाइन वाली शॉल मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है। अगर प्लेन शॉल बनानी है तो उसमें 250 घंटे लगते हैं, और डिजाइन बनाने वाले में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। तो ये शॉल होती है बहुत ही गर्म होती है। कितने स्वेटर के बराबर? 6। अब देखते हैं दोस्तों श्रीनगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वत और कुछ पत्थरों में होते हैं, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। श्रीनगर में जो पेड़ होते हैं, सॉरी, उनके जो घर घर होते हैं, घरों में सुंदर क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तो लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। हाउस बोट मतलब एक घर जैसी ही एक नाव होती है जिसमें रूम, कमरे वगैरह सारी चीजें बनी रहती हैं। डोंगा ये एक नाव है। अगर आपसे पूछा है डोंगा क्या है, तो ये एक प्रकार की एक नाव है जो झीलों में, नदियों में रहती है। इनके अंदर कई कमरे होते हैं और यह एक घर की तरह लगती है। इस पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, और जो इनके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर के बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं। पुराने जो घर होते हैं उनमें विशेष प्रकार की क्या होती हैं, खिड़कियां होती हैं। और जो दीवारों पर निकली होती हैं, किस पे निकली हुई होती हैं? दीवारों पर। और इन्हें हम डैव कहा जाता है। डैव किसको कहते हैं? खिड़कियों को कहते हैं। इनमें सुंदर डिजाइन बनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों, कुछ पुराने घर पत्थर के बने होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब होते हैं। मेहराब मतलब डिजाइन बनाई जाती है उसमें। शिकारा नाव पर्यटक को आकर्षित करती है। शिकारा नाव कौन सी है, ये देखो मैं पिक्चर पे लगाया हुआ है। कश्मीर में सरसों के तेल से मछलियों को पकाकर खाते हैं, और गोवा में नारियल के तेल को। दोस्तों मैं बता दूं कि जहाँ पे जो चीज होती है वहाँ की जो प्रकृति जैसी होती है, वो जो जो चीजें वहां मिलती है उसी का वहां पे यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा गोवा में नारियल के पेड़ काफी दिखाई देते हैं, तो वहां पे जो तेल यूज किया जाता है नारियल का यूज किया जाता है। कहवा क्या होता है दोस्तों? कहवा कश्मीर की एक खास किस्म है कि चाय है। इसमें ये लोग क्या ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, बादाम वगैरह, ये सारी चीजें इसमें डाल के उसका यूज पीते हैं, तो वो कहवा कहते हैं। इसमें गर्मी सर्दियों से बचने में बहुत राहत होती है।
उर्दू और डोंगरी, ये ध्यान रखना, उर्दू और डोंगरी कश्मीर की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कश्मीर की लैंग्वेज क्या है तो आप बता सकते हैं उर्दू और डोंगरी। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, यहाँ पे अपना वीडियो खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर लिखें, आपको क्या अगला टॉपिक किस बारे में चाहिए उस कमेंट्स में लिखें, और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कर दें जिससे से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं बता दूं टेट रेडियंट एकेडमी जो चैनल है इस पे सिर्फ टीचिंग एग्जाम की बात करते हैं।